Welcome back to our class 12th students. So, as you know that we have discussed electromagnetic waves in previous class. Okay, so electromagnetic waves is the last chapter of the first book, and right now we are in the first chapter of the second paper, and it is the ray optics. Okay, so in ray optics, reflection of light, the chapter reflection of light has been removed this year due to corona pandemic. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है वो रिमूव करा गया है और आपको केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ना है। और बहुत कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ, बहुत कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 10th क्लास में। तो इसलिए हम लोग जो है बहुत एक तरीके से कहते हैं कि बहुत लिमिटेड इसमें हमको पढ़ना है, और इस साल जो 12th का पार्ट है उसका डिस्कशन हमको ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास बात आती है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो आपको मालूम है कि व्हेन लाइट रे इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then at the surface separating two media, it bends at the time of changing the medium. This phenomenon is called reflection of light. So इस पार्टिकुलर डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं, बट इसको सिंपली वे पे समझना हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन की जो इंसिडेंट जो घटना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जैसे जैसे मीडियम बदलते हैं तो स्पीड लाइट ऑफ लाइट की क्या होती है? चेंज होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में आपको मालूम होगा वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये हो गया इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि एयर में 2.99 समथिंग होती है। ठीक, फिर इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग जो है वाटर की बात करते हैं तो उस वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हो जाती है आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये कहाँ पर आ गई? ये आ जाती है इन वाटर आ जाती है। फिर C = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये किसमें आ जाती है? ग्लास में। तो आप देख रहे हैं लगातार जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी जहाँ पर पार्टिकल और पास पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटती जा रही है। यानी कि एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर आपने वाटर में देखा 2.25 × 10⁸ सेकेंड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। सो तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज अभी आपने यहाँ पर देखी। अब एक टर्म आता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि कोई मीडियम किसी अगले मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंस या रेयर है। डेंसिटी या रेयर, ऑप्टिकल डेंस और ऑप्टिकल रेयर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक तो ऐसा मीडियम जो ऑप्टिक्स के लिए सुटेबल हो। अब ये नहीं कह सकते कि हमने कोई ऑप्टिक सरफेस लिया और वो आप कहते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये अगर आपसे ले लें तो ये कोई ये आप ये मान के चलिए इट्स अ जस्ट ऑप्टिक सिस्टम, तो ये ऑप्टिकल डेंस सिस्टम नहीं हो सकती। इसकी जगह हम अगर कोई क्या ले लें, ग्लास ले लें फॉर एग्जांपल के लिए। ग्लास आपको दिख रहा है, तो ये जो आप चश्मा देख रहे हैं इसका जो ग्लास है ये ऑप्टिकल डेंस है, यानी कि ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी को जो फॉलो करें तो हम उसके आधार पर बताते हैं कोई मीडियम डेंस है कि रेयर है। तो ग्लास में क्या होता है कि पार्टिकल से थोड़े पास पास आ जाते हैं, और जो आपका एयर की जब बात करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। और वाटर की बात करते हैं तो वाटर एक ऐसा मीडियम है जो एयर और जो है सॉलिड दोनों के बीच में रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये एक तरीके से चैप्टर है। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं।
ओके, सो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज अ टर्म, है ना, जो कि कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। दो तरह के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, क्या बताता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंस या रेयर है और वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। और अगर उसको डिफाइन करें तो दो तरह से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ये जो सामने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। यानी एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर to the speed of light in any medium. Okay? स्पीड, तो ये आप देखिए यहाँ पर जो है ये आ गया, तो ये उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, दरअसल बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट टॉप पे ऊपर एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of the speed of light in vacuum or air to the speed of light in any medium. Okay? तो ये आपकी बात इतनी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो आप इसको जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 μ2 इक्वल टू μ2 पर μ1, यानी कि refractive index of second medium upon refractive index of first medium। आपको दोबारा से बताता चलूँ, ये सारी चीजें आप 10th में कवर भी कर चुके हैं। तो म्यू2 क्या, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और अब इसको जो ये मैंने भी बताया, ये वाला जो आपको बताया, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको देखिए, यहाँ पर भी वही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो μ2 अपॉन μ1 तो समझ में आ गया, इक्वल टू द v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो हमेशा ध्यान रखिए, दो तरीके के जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं। नंबर एक जो होता है आपका वो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, नंबर दूसरा जो आता है वो रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ओके, और ये आप अगर इसको डिफाइन करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दो तरह के आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है, एब्सोल्यूट और दूसरा जो है रिलेटिव। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्नेल्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। ओके, सो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना देख रहे हैं। वेयर इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, फ्रॉम मीडियम 1 गोज इन मीडियम 2, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है। तो देखिए, इंसिडेंट रे लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है आपका, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, और यहाँ पर देखिए थीटा एंगल से एंटर कर रही है, और एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा डेविएट हो गए टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गए। इसकी भी कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पर दरअसल क्या हो रहा है कि रेयर जो मीडियम है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल हटेगी। अगर डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो दिस इज द एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना। व्हाट इज द जो है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ भी यही डिफाइन करता है कि जनरली
एक एग्जांपल के जरिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस जो आपको दिखा रहा है सेपरेटिंग टू मीडिया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस वी ड्रॉ नॉर्मल एंगल्स ऑफ लाइट रे इन एनी मीडियम आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है आप यहां पर देखिए, इसको आप समझिए, ये है स्नेल्स लॉ को जो कॉपी में नोट करना है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स क्या होता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ओके, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, 1 mu2 sin I upon sin R, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 mu2 इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू sin I अपॉन sin R, और ये जो है आपका आता है, ये हो जाता है स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, व्हेन लाइट रे goes from one medium to another medium, then the ratio of the sine of angle of incidence is equal to the sine of angle of refraction is equals to the relative refractive index, यानी 1 mu2। ओके, तो ये सोचा। अब ये हमने कहा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक लेके चला, ये अगर जो है इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर, और ये होता है डेंसर। तो रेयर से डेंसर में जाती है तो ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको देखिए एक्चुअली भी ये जानी कैसे चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, है ना, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा बेंड हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे तो जानी ऐसे चाहिए थी लाइट रे, लेकिन अवे हो गई, यानी कि डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर जा रही है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए, इफ द mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ठीक है, ये जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और अगर यहाँ पर mu2 इज लेस देन mu1, यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो फिर यहाँ पर जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो इसको हम लिखना चाहें तो आप अपने लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल और away from the normal, ठीक, हम समझ में आ रहा हो, mu2 is greater than mu1 और mu2 is less than mu1। सो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पर बना भी सकते हैं। 5 सेकंड दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप बना लें। ओके, सो अब इसको भी इरेज कर दें। अब हम लोग जरा थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन ध्यान रखना है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। ये जो डेरिवेशन, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, ध्यान रखिए कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कोई ग्लास स्लैब है तो यह हम आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं कि आप अगर देखिए कांच का ग्लास हो, कांच के ग्लास में आप पानी भर दीजिए, एक अंदर सिक्का पड़ा हो, तो आपको जो उसकी डेप्थ होगी सिक्के की, उसमें एक डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। ओरिजिनल केवल ग्लास में सिक्का डाल के आप देखिए और इसके बाद पानी भर दीजिए उसमें, फिर उसमें देखिए, तो आपको जो डेप्थ होगी सिक्के की वो कुछ अलग महसूस होगी। और उसका एक रिलेशन होता है हमेशा कि अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू द रियल डेप्थ अपॉन म्यू, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ अपेरेंट इक्वल टू एच अपॉन म्यू। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ग्लास के लिए 1.5 होता है, ठीक, ग्लास की बात करते हैं, ग्लास लग रहा है। तो एक्चुअल अगर 10 सेंटीमीटर पर
कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब है ये, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और अगर हाइट मान लेते हैं कि उसमें ग्लास स्लैब में 10 सेंटीमीटर की हाइट पे जो है वो क्या रखा है, कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी हाइट जो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि वो आपको एच अपेरेंट दिखेगी, वो हो जाएगी एच अपॉन चूंकि म्यू होती है तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आप इसको कट कर लीजिए, तो उसको आप कट करेंगे तो 15 6 जा 90 है ना, तो 15 6 जा 6.67 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप देखिए ये ग्लास स्लैब है, उसकी कुछ अपनी थिकनेस हो सकती है, और अगर ग्लास स्लैब बहुत, उसको बहुत आसान से सॉल्व भी कर दिया है। ग्लास स्लैब आप देख रहे हैं, ग्लास स्लैब से एक आप सिक्के को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्लास स्लैब से उसकी एक्चुअल हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आप ग्लास स्लैब से ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो हाइट महसूस होगी वो आपको 6.67 सेंटीमीटर होगी। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले को आप जो है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये इसको आपको नोट करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, 5 सेकंड में वीडियो पॉज करें। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके, हाँ चलिए। अब एक ग्लास स्लैब दिया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर मैं ग्लास स्लैब से दिखाना हो तो किस तरीके से होगी। तो दरअसल जो ग्लास स्लैब होती है, तो ग्लास स्लैब की अगर जनरली आपने मेरे ख्याल से ग्लास स्लैब देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं एक आपको ग्लास स्लैब मेरे पास है वो आपको मैं दिखाता भी हूँ। दरअसल एक इस तरीके का, ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक। तो इसमें आपको जो 2 सरफेस साफ नजर आ रहे होंगे, एक तो ये ऊपर का सरफेस है टॉप, और दूसरा बॉटम है। यानी कि जब इससे लाइट रे अगर कहीं से हम पास कराएं तो जो लाइट रे ऊपर से आएगी और जो यहाँ से निकलेगी, उन दोनों में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज बीच का मीडियम प्योर ग्लास का मीडियम है, और ग्लास में जब ट्रेवल करेगी तो डेविएशन तो होगा, क्योंकि जब एयर से जो है कहाँ करती है, एयर से ग्लास होते हुए वापस एयर में आएगी तो कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, और वो डेविएशन क्या होगा वही हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, समझना है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, एक लाइट रे एंगल आई पर इंसिडेंट करती है, इसके बाद देखो बाहर एयर है, अंदर ग्लास डेंसर है, तो एयर से डेंसर में हमने बताया नॉर्मल के टुवार्ड झुकेगी, टुवार्ड से नॉर्मल आ गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ अंदर ट्रेवल, ग्लास में ट्रेवल करते हो, फिर से फेस पर पहुंची जहां से वापस एयर में निकलना, और जैसे ही अब ये ग्लास डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है जो कि एयर होगा, तो वापस हम निकलेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ये आर एंगल था, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर एंगल हो जाएगा, और ये कुछ नया इंसिडेंस एंगल होगा, आई डैश हो जाएगा। सपोज एक्चुअल में जानी कैसे चाहिए थी, देखिए ये जानी चाहिए थी ऐसे, तो ये देखिए ऐसे लाइट रे जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जब ये लाइट रे निकल रही है ओए, तो आप ध्यान से देखिए तो बीसी में निकल रही है। तो एक्चुअली लाइट रे जब ग्लास स्लैब से निकलती है, पार होती है, तो उसका बिहेवियर एक्चुअल में आप सोचते होंगे ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता किस तरीके से, क्यों? क्योंकि इसका आप देख रहे हैं दो जो फेज है, इन 2 फेज पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर हो रहा है। तो ये अगर आप ग्लास स्लैब से देखेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो एक ये कहीं ना कहीं इस कारण ही आपको एडवांस सनलाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये आप अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं, और जो सन है उसकी एक्चुअल पोजीशन आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे, ये हॉरिजन है, हॉरिजन लाइन है। तो जनरली होता है क्या, सनराइज के 2 मिनट पहले से ही जो है आपको सन दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, और सनसेट, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक सन दिखाई पड़ता रहता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हैं और ये पूरा एटमॉस्फेयर की बेल्ट है, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो एक्चुअल में जो ये लाइट है हॉरिजन, आप ये हॉरिजन आप देख रहे हैं, तो हॉरिजन से आपको कुछ ऊपर की तरफ सन की पोजीशन दिखाई पड़ेगी, अपेरेंट पोजीशन की, और 2 मिनट के लिए जनरली ऐसा होता है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडवांस सनराइज और जो है लेट सनसेट का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द
advanced sunlight and the late sunset, तो you can simply say the region is the atmospheric reflection. ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब यहाँ का ये कॉर्नर एक बहुत अच्छा है जिसमें को आपको शायद यूज में कभी आ सकता है, और वो कॉर्नर आपके सामने यहाँ पर आपको दिख भी रहा है. ओके, सो ये देखिए जो लिखा है फार्मूले यूज, जिसको बहुत अच्छे समझ लीजिए क्योंकि ये फार्मूले आपके बहुत सारे यूज यहाँ पर आते हैं. तो नंबर 1 फार्मूला देखिए, तो ये लिखा है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, है ना. ये तो अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हैं, बट v क्या होता है, v होता है न्यू लैम्डा. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ है. तो यहाँ पर आ गया सी अपॉन न्यू लैम्डा आ गया. अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम, मीडियम में वेवलेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है. कितना चेंज होती है, तो 1 अपॉन म्यू टाइम्स. तो ये फार्मूला देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना हो जाता है, म्यू हो जाता है. ये स्नेल्स लॉ का आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, sin i अपॉन sin r इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू इक्वल टू, अब म्यू लिखिए या 1/2 भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होता है, फार्मूला है. और इसके बाद अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू अ मीडियम ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज. अगर कभी भी हम जैसे हमने कहा था ग्लास स्लैब लीजिए t थिकनेस की, तो उस कंडीशन में कितना शिफ्ट हो रहा है. एक्चुअली हमने कहा था ना जाना चाहिए था कुछ ऐसे, और लेकिन जा कुछ अलग तरीके से रहा था, ये फिर ये और फिर ये ऐसे आपको जाता वो दिख रहा था. तो ये जो एक्चुअल में अपेरेंट शिफ्ट हुआ कितना, वो फार्मूला होता है t इक्वल टू स्मॉल t 1 माइनस 1 अपॉन t इज द थिकनेस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड d इज द अपेरेंट शिफ्ट. तो ये फार्मूले आप 5 सेकंड है, आप नोट कीजिए. ठीक, ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. बहुत कुछ देखिए, बहुत कुछ बुक में जो है वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल जितना मैं बता रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंस है उसको देखना. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं. जनरली 2 और 3 मार्क्स का कई बार आता है, 2 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है. व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो एक्चुअल में आप रिफ्लेक्शन ना समझिए इसको. एक्चुअल में रिफ्लेक्शन की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिफ्लेक्शन होने की बजाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है. मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर रिफ्लेक्शन ना होकर क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है कि इंसिडेंट रे must go from denser to rarer medium. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंसिडेंट रे जो है डेंसर से कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए. द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the optically rare medium is equal to 90 degree is known as the critical angle for the given pair of medium. तो ये पहले तो समझना है सबसे ज्यादा, what is the critical angle. critical angle क्या है कि अगर हम लगातार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख रहे हैं, इसको आप लगातार बढ़ाते चले जाएं. ठीक, तो जब बढ़ाने का मतलब क्या, पहले इतना होगा फिर इसको बढ़ाते धीरे धीरे चले जा रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, 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 तो पार्टिकुलर एंगल के लिए जो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन था ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप आईसी भी कह सकते हैं, क्रिटिकल एंगल ऐसे कंडीशन में बोलते हैं. यानी कि द maximum value of incidence, angle of incidence in denser medium when the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, then it is called the critical angle. और अब जैसे ही आपने थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने एक तरीके से बढ़ाया, तो यहाँ पर अब क्या होता है, अब यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी. जैसे ही आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम थोड़ा सा भी बढ़ाया, तो वहां पर अब जो होना क्या चाहिए था, रिफ्रैक्शन, और उसकी बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन. ठीक, तो इफ, अब बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इफ
light ray goes from denser to rarer medium, and if the angle of incidence is in denser medium is greater than the 90 degree, then reflection of light occurs. This phenomenon is called the total internal reflection. तो इंसिडेंट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरी एक जो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो इंसिडेंट एंगल मस्ट greater than incident angle must greater than the angle of, या आप इसको दूसरी जगह दे सकते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल मस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो हमने क्या बताया कि दो कंडीशन है, पहली बात तो हमेशा डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट रे, दूसरा क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में ही टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर करेगा। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी हमने आपको फैक्ट बताया है, तो ये हो जाता है टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको यहाँ से जो सामने काफी देर से स्क्रीन पर है पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इसकी जो ये कंडीशन है उसको आप लिख सकते हैं। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब जनरली क्या होता था कि अभी आपको बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर μ2 अपॉन μ1 हो गया है ना। तो μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन कितना हो गया आर हो गया, ठीक। तो साइन आई की जगह हमने क्या कहा है कि साइन सी मान लीजिए, अगर सपोज क्रिटिकल एंगल आपने सी मान लिया, आई सी मान ले, तो हमने क्या कहा साइन आर कितना हो जाता है 90 हो जाता है ना, साइन आर कितना हो 90। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन साइन सी, और 1 μ2 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन साइन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन विच रिलेट्स द क्रिटिकल एंगल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप इस डेरिवेशन को करेंगे, आप इसकी बजाय ये डेरिवेशन जो मैंने कराया है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, लिख लो दिस इज द रिलेशन बिटवीन refractive index and critical index। ओके, तो हो गया। तो आप 5 सेकंड है, इसको पॉज करिए और पॉज करके नोट करिए। ओके, so let's move on the next topic. So here you can see the definition, proper definition of the internal total internal reflection, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। We can define the total internal reflection as the reflection of light ray traveling in an optical denser medium towards optically rarer medium at the interface of the two medium, and the angle of incidence for the ray is greater than the critical angle for the given set of media, then total internal reflection of light occurs। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लिखना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, थीटा सी माना है, आप आई ग्रेटर देन सी भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर उस कंडीशन में देखें कि आप रिफ्लेक्शन की वजह क्या हो गया रिफ्लेक्शन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ठीक। तो अब इसको आपने देख के 5 सेकंड दे रहे हैं, पॉज करके वीडियो नोट कर दीजिए। ओके, सो अब हम लोग अगर बात करेंगे
तो कुछ और चीज़ें हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहला जो एग्जाम्पल आता है मिराज। तो जनरली क्या होता है कि कई बार जैसे रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वहाँ पर हम जाएं तो हमको वहाँ पर कहते हैं भ्रम होता है, और कई बार जैसे में बहुत दूर में जो है पेड़ दिखाई पड़ने लगते हैं या कहीं पर पानी दिखाई पड़ने लगता है। तो उसका सिर्फ रीजन क्या होता है कि वो जो है वो किस वजह से पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बहुत दूर से देख रहे हैं कि पेड़ है, अब आपको मालूम है कि जैसे जैसे क्या होता है कि जो रेत बहुत गर्म होती है, और जब रेत गर्म होगी तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म एयर जो एयर होती है यानी कि हॉट एयर जो होती है, इट बिहेव्स लाइक अ रेयर मीडियम, यानी कि ये रेयर मीडियम हो गया और इसके ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयर लाइट रे ट्रेवल कर रहे हैं, और जहां उस कंडीशन में जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो आपको रिफ्लेक्शन की बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा, और आपको जो ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ का आप क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखने लगेगा और आपको यहाँ पर भ्रम होगा। तो ये आप एक मिराज है, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, छोटा सा इस पे नोट लिख सकते हैं, जनरली नोट्स लिखने के लिए ही आता है अक्सर एग्जाम में। देन नेक्स्ट डायमंड। तो डायमंड क्या है कि डायमंड इतना चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है, डायमंड को ब्रिटल जिसे कहते हैं दिखाई पड़ता है, तो वाई बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, 2.42 हो जाता है। यानी कि डायमंड एक ऑप्टिकली जो मीडियम्स है उनमें से एक ऐसी चीज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा है 2.42 है, और क्रिटिकल एंगल कितना है 24.4, यानी बहुत कम है। अब क्रिटिकल एंगल कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल कम होने का मतलब है कि लाइट जब एंटर करेगी और क्रिटिकल एंगल चूंकि कम है, इस वजह से आसानी से जो है वहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको बहुत ज्यादा चमकदार भी दिखाई पड़ता है। तो surface cutting is important for diamond to sparkle, but note that it is high refractive index of diamond, thus the small critical angle will be small. अगर क्रिटिकल एंगल स्मॉल नहीं होता तो फिर आपके लिए ये इतना आसान नहीं होता। लेट्स मूव ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत है, इस पर जनरली आपको एक बहुत शॉर्ट नोट कई मौकों पर पूछा जाता है, व्हाट इज द शॉर्ट नोट या राइट ऑन द शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर आल्सो बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए उसमें कुछ इस तरीके की साइनिंग वाली कुछ ऐसी कोटिंग करी जाती है। तो जैसे क्या है, ऑप्टिकल फाइबर को एक बार हम लोग समझ लेंगे, आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी कोटिंग वगैरह करी गई, पॉलिश करी गई है, जिससे लाइट रे यहाँ पर यानी कि जो सिग्नल्स हैं लाइट रे के फॉर्म में अंदर जाते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बहुत तेजी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते हैं, और आपको मालूम है ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो working of optical fiber is also based on the total internal reflection. Optical fiber is very thin fiber made of glass or plastic whose radius is the order of 1 micrometer. यानी ऑप्टिकल फाइबर जो बनाए जाते हैं बहुत पतले ग्लास या प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिनकी थिकनेस अराउंड 1 माइक्रोमीटर होती है। नॉर्मली बंडल्स ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस दैट इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स. The optical fibers are also known as light pipes due to region that by total internal reflection of light it can be transmitted through them, just like water can flow in a flexible PVC pipe. जैसे पानी एक फ्लेक्सिबल PVC पाइप में तेजी से क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो वैसे ही आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर का भी कवर होता है, which means light pipe can be adapted complicated shape, but even then there would not be appreciable loss in intensity of light transmitted. तो एक आपने डायग्राम यहाँ पर देख लिया, इसकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, we can understand that an optical fiber is very thin and a light ray entering into makes a large angle of incidence on its inner surface, and this angle is usually much larger than the critical angle. क्रिटिकल एंगल से थोड़े से ज्यादा एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो आपको मालूम है वहां पर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, और तेजी से फिर वो लाइट जो है क्या करती हुई जाएगी, वहां से तेजी के साथ मूव करती हुई आगे जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसके बाद इसको कैसे, इसको अगर बनाना हो तो हम उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये इतना तो आपने थोड़ा सा आपने जो अभी पूरा मैंने आपको देखा इसमें से थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं।
तो when in a light pipe there are several fibers bundled together, then there might be a leakage of light when two fibers in contact. We need to insulate fibers of light pipe from each other. This is done with the help of making a coating around each fiber with a material whose refractive index is less than the refractive index of the fiber material. Due to this coating, critical angle at the inner surface of optical fiber will be increased a little bit. Radius of the optical fiber is maintained in such a manner that the light ray do not make angle of inner surface less than critical angle for the pair of material used to fabricate the fiber will coating this way. With the help of coating, there will be optical insulation between two fibers and light will not leak from one fiber into another due to contact between them. No need to write this. अगर आप शॉर्ट नोट चूंकि पूछा जा रहा है तो आप इसको लिखने की इतना बड़ा जरूरत है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि कहीं पर क्या होता है, जो पेपर फाइबर के जो ऑप्टिकल फाइबर के जो बंडल होते हैं उन बंडल में क्या हो सकता है कि जब उनको हम बंडल टुगेदर करते हैं तो वहां पर लाइट का कहीं लीकेज हो सकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अफेक्टेड होगा। तो उसको ना हो उसके लिए हम लोग कोटिंग करते हैं, ऐसे मटेरियल से कोटिंग करते हैं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, जो आपका फाइबर मटेरियल उससे कुछ कम, इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये वाला आखिरी वाला जो पार्ट है ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। Nowadays optical fibers are used in high speed data transmission via internet. Optical fiber internet can be accommodate large bandwidth of data. For example, transmission of video require large bandwidth and optical fiber lines are used the effect to transmit such large bandwidth data with high speed. Development of optical fiber is responsible for many today's high speed internet. Generally आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड की जो लाइंस पड़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर का इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर वीडियो अपलोडिंग की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती ड्यू टू द ऑप्टिकल फाइबर, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल आपका ये होता है। तो ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट आप 5 सेकेंड आप पॉज करिए और फिर आप इसको नोट